हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है सेफ है और लाइफ को एंजॉय करें। एंजॉयमेंट के साथ साथ आपने अपने गोल्स के ऊपर भी फोकस बनाए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज पार्ट प्लस वन कॉमर्स। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है दैट विल बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल दैट इज शशि अग्रवाल। तो इस वीडियो के अंदर क्योंकि हम लोग कर रहे थे स्कोप ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया था कि स्कोप ऑफ बिजनेस को हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करें। तो बिजनेस का जो लिटरल मीनिंग होता है बीइंग बिजी, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं टू अर्न। बिजनेस को हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट करता है। तो इस वीडियो के अंदर प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर जो वेरियस क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो आज स्कोप ऑफ बिजनेस के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के कंपोनेंट ट्रेड एंड नीड्स टू ट्रेड, उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। Before explaining the scope of business, this is my app, Addison app, which is relevant for the student of commerce, economics and management, और जिसके अंदर प्लस वन से लेके बड़ी क्लासेस तक काफी सारे कोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। इसको गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। methodology जो है that is to live lectures, recorded lectures, now session will be there, descriptive as well as some live notes will be given. Test series depending upon the nature of किस तरह का टेस्ट आता है। अगर MCQ फॉर्म में आता है तो MCQ will be shared। तो आप इसको एडिसन ऐप को जो है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री वाला हिस्सा हम कवर कर चुके हैं। तो कॉमर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड एंड एम्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री के तीन कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कॉमर्स को क्लासिफाई हम कर सकते हैं ट्रेड एंड एम्स टू ट्रेड। ट्रेड जो इंटरनल हमारा विद इन कंट्री होता है वो इंटरनल होता है। जो हमारा बाहर के देशों के साथ होता है वो एक्सटर्नल होता है, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है। इंटरनल के अंदर होलसेल रिटेल आ जाता है। और जो हमारी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट आ जाती है, जो कि ट्रेडिंग ताकि स्मूथली हो सके उसके अंदर जो रुकावटें आती हैं उसको वो रिमूव करती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? देखो, कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन और यूज। कॉमर्स का मतलब है कि जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि चीजें कहीं और मैन्युफैक्चर होती है लेकिन चाहिए किसी और जगह पे होती है। मान लो वो बॉम्बे के अंदर मैन्युफैक्चर होती है बट बठिंडा के अंदर चाहिए, या मानसा के अंदर चाहिए, या चंडीगढ़ के अंदर चाहिए। तो जहां से वो मैन्युफैक्चर होती है दैट इज नोन एज ए प्लेस ऑफ ओरिजिन। और हमें कहाँ पे चाहिए, मान लो पंजाब में चाहिए तो वो पंजाब में लाई जाती है। तो commerce refer to all those activities which are necessary to bring the goods and services from the place of their origin. Place of their origin जहाँ पे वो manufacture होती है, but they are needed at different place. तो वहाँ पे भेजी जाती है ताकि वहाँ के लोग जो है उन चीजों को कंज्यूम कर सकें। कॉमर्स के अंदर जो है ट्रेड एंड एक्सचेंज और एड्स टू ट्रेड आ जाते हैं कि जो ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं, जो रुकावटें होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। So this is trading and aids to trade. ऑल अबाउट कॉमर्स। तो अब भाई ट्रेडिंग का मतलब क्या है? देखो, ट्रेडिंग का मतलब है कि जब हम चीजों को खरीदते हैं, बेचते हैं तो दैट इज नोन एज ए ट्रेडिंग। पर ये रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बाइंग और सेलिंग की। जैसे मैंने घर का फर्नीचर बेच दिया तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर ट्रेड, क्योंकि मैं रेगुलरली फर्नीचर का बेचने का बिजनेस नहीं करती। तो जो व्यक्ति रेगुलरली बिजनेस करता है उसके अंदर वो चीजें खरीदता भी है और बेचता भी है। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट दिस एक्सचेंज। जब हम बाय और सेल करते हैं तो डेफिनेटली इट्स एक्सचेंज। जो खरीदता है उसको चीज मिल जाती है, उसके बदले में वो पैसा दे देता है।
और जो सेलर होता है वो चीज दे देता है, उसके बदले में ही गेट्स द मनी। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट दिस एक्सचेंज। और ये जो एक्टिविटीज हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करती हैं, दे आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। और जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये जो हमारे एड्स टू ट्रेड है, ये जो रुकावटें होती है ये प्रोड्यूसर, क्योंकि देखो कॉमर्स के अंदर हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रीजन से लेके जिस प्लेस पे चीजें चाहिए वहां पे बेचनी है। तो जो उसके अंदर स्मूथनेस आ जाए, रुकावटें जो आती है, तो उसको एड्स टू ट्रेड जो है वो दूर करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है, उससे चीजें मैन्युफैक्चर करनी है बट ही इज हैविंग लेस फंड्स, तो बैंकिंग वहां पे उसको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह जो एड्स टू ट्रेड है, वो सारी रुकावटें जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में रुकावटें आती हैं, रुकावटों को दूर करता है। So we could define the commerce. Evelyn Thomas has defined commercial occupation deal with the buying and selling of the exchange of commodities and the distribution of the finished goods. इसके अंदर आ जाता है कि चीजों हमको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, exchange करते हैं, finished goods को हम distribute करते हैं। So James Stephenson has defined commerce is the sum total of all those processes which are engaged in the removal of hundreds of person, place, time and exchange. तो जिसके अंदर क्या है कि कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो ट्रेडिंग के अंदर रुकावटें डालती हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, टाइम, वेयर हाउसिंग, एक्सचेंज, बैंकिंग ऑफ द कमोडिटीज। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड दोनों तरह से मतलब वो कवर होते हैं। So what are the characteristics of the commerce? What are the features of the commerce? What is the nature of the commerce? Economic activity, exchange of goods and services, earning motive, creation of utility, regularity of the transaction. देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ होता है, जैसे मैं यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला साउथ कैंपस दरवेंडी साहब के अंदर टीच करती हूँ, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके बदले में ये मुझे पैसे प्रोवाइड करता है। बट अगर यही घर के अंदर मैं अपने बच्चे को टीच करती हूँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे ये तो मेरी जॉब है, बट जब हम कॉमर्स के अंदर देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों करते हैं, हमने कोई दुकान खोली हुई है जिसके अंदर चीजों को कहीं से खरीद के हम बेचते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो वहां पे जो हमारा मकसद होता है टू अर्न द प्रॉफिट। ये थोड़ी होता है कि चीजें मैंने खरीदी और आपको बेच दी और मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। वहां पे मेरा इंटेंशन जो है दैट शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। कॉमर्स डील्स विद दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोटिव। कुछ एक्टिविटी बहुत इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब जो ट्रेडर है वो चीजें खरीदता है, इसलिए खरीदता है भाई आगे बेचनी है, आगे प्रॉफिट कमाना है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट मैंने उससे खरीद लिया, अब मैंने क्या करना है, अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मैंने अपनी कंजम्पशन अपनी यूज के लिए है, फर्दर सेल के लिए थोड़ी किया है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोटिव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज, बाइंग और सेलिंग किस लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। गुड्स में भी प्रोड्यूस, जैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे इंटेंशन क्या होता है कि भाई हमने इसको प्रॉफिट पे सेल करना है। अगर कॉमर्स है तो जैसे इजी डे पे हम जाते हैं या बिग बाजार जाते हैं या रिलायंस पे जाते हैं, किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरों की मैन्युफैक्चर चीजें लाते हैं और दूसरे को प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो गुड यहाँ पे जो हमने खरीदना है दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। अर्निंग मोटिव, द मोटिव फॉर अंडरटेकिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी इज टू अर्न द प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं भाई इसलिए कर रहे हैं, रोजी रोटी चलानी है, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट जो होता है एक इंसेंटिव होता है जिसके बेसिस पे हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। और जो एक्टिविटी जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं होता, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉमर्स। क्रिएशन ऑफ कॉमर्स ट्रेडेड प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी देखो, अब बॉम्बे के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होती है बट बठिंडे के अंदर रिक्वायर्ड है, तो वहां से भेजी जाती हैं, तो प्लेस यूटिलिटी हो गया। टाइम यूटिलिटी हो गया कि जैसे हमने सारा चीजें जो है एक पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर मैन्युफैक्चर की, फिर उसको वेयर
चीजें जो है हमने खरीदी, लेकिन उसको हमने स्टोर कर लिया कि वो इस वक्त नहीं चाहिए लेकिन हमें फ्यूचर के अंदर चाहिए, तो वो टाइम यूटिलिटी हो गया। कॉमर्स जो है प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। The goods may not be consumed at the place of the production. They may be needed at different places. Goods are taken to those places where they are in a need. So it's a place shifting. Transportation facility जो है place shifting create करने में help करता है। और इसी तरह जो चीजें हैं वो different time periods के अंदर required है। Goods are stored. अब जैसे हम easy day पे जाते हैं तो कोई ग्रोसरी खरीदता है, कोई चीज खरीदता है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर वो चीजें परचेज की जाती हैं, तो वो स्टोरिंग फैसिलिटी जो होती है टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो बोथ प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी जो है, क्योंकि अगर हम अपने पास ही चीजें रखेंगे, वहां नहीं भेजेंगे जहां पर उसकी जरूरत है, या आपको सही समय पे अवेलेबल नहीं होगी, आज मुझे जरूरत है और आज मुझे चीज नहीं मिली, तो ट्रेड नहीं बढ़ेगा। सो प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी जो है दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है इक्का दुक्का नहीं होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अब मैंने अपने घर का फर्नीचर सेल कर दिया, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर कॉमर्स, क्योंकि दैट इज नॉट डन रेगुलरली। सो कोई आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन जो सिंगल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट बाय न्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। बट अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है, वहां पे मैं फर्नीचर सेल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली दैट इज कवर्ड अंडर कॉमर्स। So why there is a need for commerce? देखो यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंट सर्विस है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं और जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, या पूरे इंडिया के अंदर जरूरत होती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सर्विस है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। Goods produced not only for different parts of country but also in other countries are made available to the user with the help of commerce. अब इंडिया के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं तो वो बाहर भी बेची जाती हैं, बाहर जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं वो इंडिया के अंदर भी मंगवाई जा सकती हैं। तो ये कॉमर्स के अंदर ही पॉसिबल है। और उसी तरह क्या होता है कि कॉमर्स इससे भी चाहिए, जब हम बाहर से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो जो चीजें हमें लगता है कि स्पेशलाइज्ड, जहाँ पे उनको लगता है बेनिफिट ज्यादा है, जैसे इंडिया के अंदर मान लो जो है हैंडीक्राफ्ट है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे वो बनाए जाते हैं, फिर बाद में बाहर भेजे जाते हैं। तो जो देश जिस चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड है वो उस चीज को मैन्युफैक्चर करता है, तो ताकि वो वहां पे कंसंट्रेट कर सके। अब देखो जो प्रोड्यूसर है उनका काम है प्रोड्यूस करना, अगर वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लग जाएंगे तो अपना प्रोडक्शन का काम सही नहीं करेंगे। तो कॉमर्स के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है कि प्रोड्यूसर भाई तुम प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पे ही फोकस कर, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हम करें। कॉमर्स जो होता है जो अलग अलग यूजर्स हैं वहां तक वो चीजें पहुंचाता है। व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स? अब देखो जो कॉमर्स है उसके अंदर ट्रेडिंग एंड ट्रेड आ जाते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो है काफी सारे लोगों के द्वारा बनाई जाती है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और क्या होता है कि सबको वो चीजें चाहिए होती, बनाते तो कुछ लोग ही हैं, तो जो कि कंज्यूमर्स हैं। अब प्रोड्यूसर जो है हर कंज्यूमर को किस तरह से डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा? अगर वो कांटेक्ट करेगा तो प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो कॉमर्स जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक रोल प्ले करता है कि जो बड़ी हुई चीजें हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है। देयर इज अ चेन ऑफ मिडलमैन, होलसेलर है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है। तो यहाँ पे रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, भाई तू अपना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर, तेरी चीजों को हम आगे पहुंचाएंगे। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, the goods are placed at selected place where the consumer are scattered at various corner of the country. Need to transport goods from the places of production to the places of consumption. The transport segment help in removing the hindrance of the place. Because the goods they are needed at different places, but they are manufactured at some specified places. So there is a need to, अब देखो जैसे बॉम्बे के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होती है बट थ्रू आउट इंडिया चाहिए, तो ये कॉमर्स जो है इसको हेल्प करता है कि हर जगह पे वो चीज अवेलेबल हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल। रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी। अब देखो पैसे के बिना तो कोई काम पॉसिबल नहीं है। बैंक जो है बायर और सेलर को हेल्प करते हैं। अब चेक्स और ड्राफ्ट की फॉर्म में क्या होता है कि हम पेमेंट कर सकते हैं। बैंक जो है सेलर को लोन और क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। बायर को भी क्या होता है कि जैसे आजकल वो इंस्टॉलमेंट में भी चीजें खरीद सकता है। तो डेफिनेटली जो एक्सचेंज के अंदर रुकावटें आती हैं कि भाई
अब जैसे मान लो मैंने कोई चीज खरीदनी है बट मेरे पास क्या है कि पूरे पैसे नहीं है, तो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैंक्स होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे हम चीजों को खरीद सकते हैं। इसी तरह जो सेलर्स होते हैं तो उनको भी क्या होता है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकें। Moving the hindrance of time. Some goods may be produced seasonally, but they are required throughout the year. जैसे wheat, rice, pulses जो होते हैं, but seasonally manufacture होती है, but उनको हर समय हमें, अब हम लोग जैसे बनिया है तो हमारे घर के अंदर दाल हर दिन बनती है, तो दाल तो थ्रू आउट चाहिए, तो उसका काम ये कॉमर्स ही तो करता है। सम गुड्स मे बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, बट बेसिकली वो सीजनली चाहिए होती है, तो देयर इज ए गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये जो है वेयरिंग हाउसिंग फंक्शन जो है जहाँ पे वो चीजें स्टोर हो जाती हैं कि भाई जब चाहिए तो वेयर हाउस से निकाल के इसको सेल कर। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब मैंने चीजें मैन्युफैक्चर की हैं, मैंने चीजें जैसे मान लो बठिंडा में मैन्युफैक्चर की है और मैंने बॉम्बे भेजी है, तो रास्ते में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या जैसे क्या है कि मान लो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो बाहरली स्टेट्स को भेजनी है या इनको एक्सपोर्ट करनी है, तो रास्ते में चोरी हो सकती है, फायर लग सकती है, डैमेज हो सकता है, तो अगर हम क्या करते हैं उसके इंश्योरेंस लेते हैं तो वो रिस्क कवर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड इंक्रीज ओनली व्हेन द वेरियस रिस्क आर इंश्योर्ड, और ऑनर्स को लगता है कि अगर लॉस हो जाता है तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। तो इंश्योरेंस ब्रांच जो है हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे मान लो हमने सामान काफी सारा मंगवाया है शॉप से, और वो क्या है कि हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो अब वो इंश्योरेंस करके भेजेगा, तो डेफिनेटली अगर कल को कोई रास्ते में लॉस हो जाता है तो दैट लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब देखो जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या पता है भाई कौन सा जो प्रोड्यूसर है कौन सी चीज बना रहा है, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताते हैं कि भाई ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, या टीवी के ऐड दिखा के, या न्यूज़पेपर के अंदर, या मैगजीन्स के अंदर, या पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके। नीड टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट द अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सीधा लिंक तो होता नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट जो है कंज्यूमर को बताती है कि भाई हमने नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, आजा इसको, मतलब वहां पे वो अच्छी तरह से ऐड दिखाते हैं तो कंज्यूमर जो है अल्योर हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट जो ब्रांच है वो हेल्प करती है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती है, लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को कम्युनिकेट करती है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड जो है दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे चीजें जो है खरीदी जाती है, फिर उसको आगे सेल किया जाता है, और जो पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट होता है। बिजनेसमैन जो होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग में बिजी होते हैं और कंज्यूमर को चीजें सेल करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देखो अब उनको मार्केटिंग भी खुद करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे कॉमर्स नहीं होगा, तो कॉमर्स उसकी चीजों को बिकवाने में हेल्प करता है, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपको मार्केटिंग के ऊपर कोई सोचना नहीं पड़ सकता। So commerce, we all know trade and aids to trade internal and external, and aids to trade के अंदर transportation, distribution, warehousing, insurance, advertisement, packaging आ जाता है। इंटरनल ट्रेड होता है कि जैसे लोकल ट्रेड है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लिमिटेड ओनली टू पर्टिकुलर जो होती है एक पर्टिकुलर जगह पे ही चाहिए होती है और कहीं पे नहीं चाहिए होती है, तो लोकल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जाता है। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होते हैं सेम प्लेस पे होते हैं। गुड जो होती है लोकल मार्केट्स के अंदर लाई जाती है, डेली यूज की होती है, पेरिशेबल होती है, जैसे वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ब्रेड है, तो ये लोकल ट्रेड होता है जो लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोकल मार्केट्स के अंदर ट्रेड किया जाता है। ट्रेड ट्रेड जो होते हैं कुछ ड्यूरेबल नेचर की होती है, पूरे स्टेट्स के अंदर भेजी जाती है, तो ये जनरली स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही सीमित होता है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती है कि अपने दूसरे स्टेट्स को नहीं भेजना। इंटरस्टेट ट्रेड होता है कि जैसे पंजाब में चीजें मैन्युफैक्चर होती है वो हरियाणा में चाहिए, राजस्थान में चाहिए, तो ये इंटरस्टेट ट्रेड हो जाता है, और ये विद इन द नेशनल बाउंड्री होता है, तो इस वजह से इसको इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जो विद इन द कंट्री है, तो गुड्स जो यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, जो ट्रेडिंग होती है वो ड्यूरेबल नेचर की होती है, जिसको हम काफी देर तक यूज कर सकते हैं, जैसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, टेक्सटाइल है, केरोसिन है, डीजल है, आयरन है, स्टील है। होलसेल ट्रेड होता है जहाँ पे होलसेलर जो होता है एक पर्टिकुलर
चीज के अंदर स्पेशलाइज होता है, वो बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है, रिटेलर उसे छोटी छोटी मात्रा में खरीदता है। और रिटेल ट्रेड का कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, रिटेल होलसेलर से खरीदता है और वो चीजों को कंज्यूमर को सेल करता है। एक्सटर्नल ट्रेड जो है दैट इज द ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। और जिसके अंदर क्या होता है कि एक देश का दूसरे देश से हम जब चीजें खरीदते और बेचते हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। Involve the exchange of goods and services between the citizen of two nations, import trade, export trade, and export trade. इसके अंदर देखो जो इम्पोर्ट होता है, जैसे हमें मान लो कि कोई चीजें हमें चाहिए तो हमने बाहर से इम्पोर्ट कर। एक्सपोर्ट होता है कि जब हम चीजों को यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन उसको बाहर भेजते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम चीजों को किसी और देश से हमने इम्पोर्ट किया और फिर हमने क्या किया कि उसको किसी और देश को एक्सपोर्ट किया, तो दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड। और इसी तरह क्या है कि जो एड्स टू ट्रेड होती है, जिसके अंदर ये जो चीजें होती हैं जो बिजनेस एंड ट्रेड के अंदर हेल्प करती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ताकि हम स्मूथ बेसिस पे बिजनेस को कंडक्ट कर सकें, जो रुकावटें आती हैं उसको हम दूर कर सकें। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, फिनांस एंड अदर अलाइड सर्विसेज, जिसको हम एड्स टू ट्रेड कह सकते हैं। हाँ, अब ट्रांसपोर्टेशन आप देखो बॉम्बे के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर होती है, बठिंडा में लाना है तो उड़ के तो आएंगी। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या होगा कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी। Goods may be produced at a places where there is less demand. These goods are to be taken to the place of consumption. With the help of transport facility, we could create the place to trade. बैंकिंग होता है कि देखो अब जो ट्रेडर है उसने प्रोड्यूसर से चीजें परचेज करनी है, कंज्यूमर को सेल करनी है, तो डेफिनेटली उसको काफी सारा कई बार क्रेडिट पे सेल करना पड़ता है, तो बैंक से वो लोन ले सकता है, फाइनेंस ले सकता है ताकि वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कर सके। तो कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इस चीज के अंदर उसको हेल्प करते हैं। वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है कि गुड्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड एट इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। कई बार क्या होता है कि डिमांड है तो हम उसको सारा साल मैन्युफैक्चर करते रहते, उनकी रिक्वायरमेंट सारा साल होती है लेकिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्टोर कर लेते हैं। दे मे बी प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम व्हेन दे आर नॉट नीडेड, तो गुड्स को हम स्टोर करते हैं जब तक मतलब तब तक स्टोर करते हैं भी जब उसकी जरूरत होती है, तब हम वेयर हाउसेस से मार्केट के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर भी क्या होता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम होता है, तो वेयर हाउस के अंदर चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सारा साल जरूरत होती है लेकिन वो सीजन होते हैं, तो उस वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है। एडवर्टीजमेंट जो है देखो अब जो कंज्यूमर है उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि ये चीजें अवेलेबल है, तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उसको बताया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को हेल्प करती है, बताती है उसका ये कि ये नए प्रोडक्ट्स है, इसका ये यूजफुलनेस है। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि देखो जैसे कहीं भी चीजें हम बेचते हैं तो चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका इंश्योरेंस हो जाता है उससे क्या होता है कि जो चाहे वो नेशनल लेवल पे ट्रेड है चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड पे है, उनको काफी सारी हेल्प मिल जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि बायर एंड सेलर जो है चाहे वो होलसेल पे है चाहे वो रिटेल लेवल पे है, तो वेरियस एजेंसीज को रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे प्रोड्यूसर जो है होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है और इंटेंडिंग बायर जो होता है वो कहता है कि मुझे ये चीजें भेजी जाए, तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन जो होते हैं किए जाते हैं। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो स्कोप ऑफ बिजनेस है वो खत्म हो गया है। और इसी तरह क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस।